स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि मणिपुर की घटना का मुख्य कारण क्या है। आज हमारे साथ हैं हमारे ही पढ़ाए हुए पूर्व स्टूडेंट। आज हम उनसे जानेंगे कि मणिपुर की घटना का मुख्य कारण क्या है। मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है जो 7 बहनों में मणिपुर को भी शामिल किया गया है। तो स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। सबसे पहले मैं शिक्षा विकल्प चैनल यानी शिक्षा विकल्प परिवार की तरफ से शिक्षा विकल्प के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं आपको बताते चलूं कि मैं एक अच्छा वक्ता नहीं हूं और ना ही मुझे ऐसे राजनीतिक या मानवाधिकारिक विषयों का कोई विशिष्ट ज्ञान है। फिर भी आज इंटरनेट का टाइम है, ऐसे में कुछ नॉलेज आप सभी के बीच साझा करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे शिक्षा विकल्प परिवार की तरफ से एक मौका मिला, इसके लिए शिक्षा विकल्प का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखते हैं अगले हमारे जो गुरु जी हैं उनसे क्या कुछ जानना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए। आज का मेरा पहला सवाल है कि मणिपुर में मुख्यतः किस समाज के लोग रहते हैं। देखिए, ऐसा है कि मणिपुर में आज से लगभग 70 वर्ष पहले 80 वर्ष पहले की बात है। मणिपुर के इतिहास में वहाँ मैतई समाज के लोगों की बहुलता थी, यानी लगभग मणिपुर की 90% आबादी मैतई समाज से थी। और वो लोग वैष्णवी, एक हिंदू समाज में एक होता है वैष्णव प्रथा को मानने वाले लोग होते हैं, वही वैष्णवी हिंदू हैं जो मणिपुर में आज से लगभग 80 साल पहले रहा करते थे। लेकिन अंग्रेज जाते जाते वहाँ ईसाई मिशनरियों को बसा के गए थे और वही ईसाई मिशनरियाँ लगभग वहाँ के 40% मैतई समाज के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करके चली गई। तो अब वहाँ कुल मिला के मैतई समाज की आबादी 60% और अन्य नागा और कुकी समाज की आबादी 40% के आसपास है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, मणिपुर में किस समाज की अधिक बहुलता है। ऐसे में हम देखें तो वहाँ मैतई समाज की बहुलता है, क्योंकि मैतई समाज वहाँ पहले से रहा है और बीच में वहाँ कुछ जो ह्यूमन राइट के खिलाफ लोग थे जो उसको भड़काने वाले, उनको वहाँ से हटाया गया। वहाँ हमारी जो मौजूदा सरकार है वहाँ एक्शन ली ताकि वहाँ जो मानवाधिकार को हनन करने वाले जो कुछ संस्थाएं थी उनको बंद कर दी गई और पाकिस्तान और ब्रिटेन की कुछ जासूसी कंपनियों से उनका साझा तालमेल था, जिससे वहाँ हिंसा की स्थिति, भारतीय सेना पे हमला की स्थिति होती थी। ऐसे में वहाँ के कुछ मैतई समाज के लोग जो कुकी समाज को ज्वाइन कर चुके थे, कुकी समाज में जुड़ चुके थे, जो ईसाई बन चुके थे, अपना धर्म हिंदुत्व जो सनातन धर्म है उसको छोड़ के वो ईसाई धर्म में जा चुके थे, वो फिर वापस आए हैं। तो इस हिसाब से वहाँ देखें वापस आने के बाद तो वहाँ मैतई समाज की बहुलता है, कुकी समाज की आबादी वहाँ तकरीबन 40% के आसपास। अभी प्रेजेंट टाइम में मणिपुर की स्थिति क्या है। अभी हम देखें तो वर्तमान समय में मणिपुर की मौजूदा स्थिति बहुत गंभीर है, क्योंकि वहाँ हिंसा की स्थिति बनी हुई है और ये हिंसा तकरीबन 2.5 महीने से वहाँ अभी चल रही है। इस हिंसा में वहाँ सैकड़ों लोग मारे गए, बहुत सारी शर्मनाक घटनाएं जो वहाँ सामने आई हैं और ये हिंसा कतई शर्मनाक है। इस पर हमारी देश की सरकार, विपक्ष और मणिपुर की सरकार तीनों को एक साथ, इसके साथ ही यहाँ जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको भी साथ लेकर एक साझा उपाय इसके लिए निकालना चाहिए ताकि मणिपुर की हिंसा का अंत हो सके। वहाँ जो नरसंहार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है उसको रोका जा सके, क्योंकि वहाँ लगभग बहुत सारी शर्मनाक घटनाएं यहाँ सामने आ चुकी हैं। आप देख रहे होंगे इंटरनेट के माध्यम से कि वहाँ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये कतई भारतवर्ष के लिए शर्मनाक है और इसके लिए एक साझा रास्ता सरकार को निकालना चाहिए और इसमें विपक्ष, अदालत सबको शामिल करना चाहिए। आपसे अगला क्वेश्चन कि मणिपुर की हिंसा का जो मुख्य कारण है वो क्या है। देखिए, मणिपुर की हिंसा के ऐसे कई पहलू हैं। पहले जो वहाँ अंग्रेज जब आए थे तब मणिपुर प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण एक राज्य था। वहाँ मुख्यतः चाय और तेल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता था। तो अंग्रेज जो थे वो चाय और तेल की लालच में मणिपुर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि यह राज्य जो है वो प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है, तो वहाँ उन्होंने अपनी ईसाई मिशनरियाँ बैठाई। जो ईसाई मिशनरियाँ यहाँ के लोगों को धर्म परिवर्तन करा के अपने समाज में जोड़ती हैं और वहाँ की प्राकृतिक संपदा को ज़्यादा से ज़्यादा उपज कराकर अपने यहाँ ले जाने का काम करती थी। ये ईसाई मिशनरियाँ ब्रिटेन के जो वहाँ के ब्रिटेन के उस टाइम के जो शासक हैं उनके अंडर में काम करती थी और ये कहीं ना कहीं वहाँ जो मैतई समाज के लोग थे उनका धर्म परिवर्तन करा के उनको कुकी समाज और नागा समाज जो ईसाई धर्म को मानते हैं उनमें परिवर्तित कराया गया। और उनको मौजूदा जो वहाँ ब्रिटेन में शासक थे उनको उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने वहाँ के कुकी और नागा समाज को एसटी का दर्जा दे दिया। एसटी मीन्स शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे दिया, जिससे वहाँ के कुकी और नागा समाज को बहुत सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलने लगा। साथ ही साथ वहाँ के कुकी और नागा समाज को यह अधिकार दे दिया कि आप लोग मणिपुर की तकरीबन 90% भूभाग पे कहीं जाके रह सकते हैं, कहीं आप अपना बसेरा बना सकते हैं।
और साथ ही मैतई समाज के लोगों को यह अधिकार से वंचित रखा गया। उन्हें ना ही एसटी का दर्जा दिया गया और ना ही उन्हें मणिपुर में कहीं रहने का दर्जा दिया गया। उन्हें मात्र 10% जमीन दी गई कि आप लोग यहीं तक सीमित रहिएगा। इसके बाद मौजूदा स्थिति में इतने दिनों के बाद वहाँ के राजा, जो मणिपुर के राजा थे, श्री बोध चंद्र सिंह, उन्होंने भारत में विलय का ऐलान किया कि नहीं, मैं भारत में जाऊंगा। तो उन्होंने यह विलय जब किया, उसके बाद वहाँ हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ गई और पाकिस्तान विभाजन हुआ। और पाकिस्तान विभाजन हुआ, उसके बाद पाकिस्तान से बांग्लादेश का विभाजन हुआ। तो वहाँ ब्रिटेन का जो एक संस्था है MI6 और पाकिस्तान की एक संस्था है ISI, इन दोनों ने मिलकर वहाँ कुकी समाज के लोगों को हथियार देने का काम किया। कुकी समाज के लोगों को धन के लालच में अफीम की खेती को बढ़ावा देने का कार्य किया कि आप अफीम की खेती करेंगे तो आप जल्दी ही पैसा कमाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इस लालच में आकर कुकी समाज मौजूदा सरकार और वहाँ की जो व्यवस्था थी उससे परे हटकर ISI और MI6 जैसी संस्थाओं की बातें मानने लगा, जिससे वहाँ की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। ऐसी स्थिति में वहाँ बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारा प्रयास हुआ। अंत में इंदिरा गांधी की सरकार आई। उन्होंने वहाँ एयर स्ट्राइक का आदेश दिया कि एयर स्ट्राइक करा के वहाँ के जो अफीम के खेती हो रही थी उसको नष्ट किया जाए। तो वहाँ की सरकार ने मना किया कि नहीं, यहाँ जो अफीम की खेती कर रहे हैं या जो हथियार लेके बैठे हैं वो हमारे ही लोग हैं, हम उन्हें नहीं मार सकते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी ने फिर भी उन पर ये एयर स्ट्राइक करवाया। वहाँ कुकी समाज और नागा समाज के बहुत सारे लोग मारे गए। इस प्रकार वहाँ कुकी और नागा समाज के लोग बहुत आहत हुए थे और वह आहत कहीं ना कहीं उनमें बदले की भावना को जागृत कर रही थी। ऐसी ही आहत भावना यह लगभग 1980 से लेकर 2014 तक थी, जो मणिपुर को दिन प्रतिदिन कहीं से ना आहत करती जा रही थी। ऐसे में मणिपुर अंदर से बहुत कमजोर होता जा रहा था। 2014 में जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो वहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ ट्राइबल एक्रेडिंग एक्ट लगाया, जिसके तहत वहाँ उन्होंने वहाँ के जो जनजाति हैं, नागा, कुकी या मैतई समाज, उनसे बात किया। वहाँ अफीम की जो खेती होती थी उसको रोकने के लिए वहाँ के लोगों को जागरूक किया। वहाँ जो सेना पर हमले होते थे, भारतीय सेना के खिलाफ वहाँ के लोग प्रदर्शन करते थे, उन पर हमले करते थे। ऐसे हमलों को रोकने के लिए सरकार ने वहाँ अभियान चलाया। ऐसे वहाँ केंद्र में मोदी सरकार आई और फिर वहाँ उस राज्य में भी मोदी सरकार आई। तो फिर उन्होंने कहीं ना कहीं इस स्थिति को एक सामान्य स्थिति के तौर पे बदल दिया। जो स्थिति पहले शर्मनाक भारत के लिए थी वो कहीं ना कहीं अब गौरवमय इतिहास में फिर स्वर्णिम पन्नों में अंकित हो रही थी कि हाँ, मणिपुर अब एक संपन्न राज्य की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में जब वहाँ मणिपुर की उच्च न्यायालय का आदेश आया कि जो नेहरू जी ने आदेश दिया था कि वहाँ कुकी और नागा समाज के जो लोग हैं उनको एसटी का दर्जा दिया जाएगा और 90% भूभाग उनके लिए रिजर्व रहेगा, उसके खिलाफ, यानी उस रूल को तोड़ते हुए मणिपुर की उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि जो मैतई समाज के लोग हैं वो भी एसटी में आएंगे, वो भी शेड्यूल ट्राइब कहलाएंगे और उन्हें भी 10% के बजाय 90%, यानी लगभग मणिपुर में वो कहीं जाके रह सकते हैं, उनमें कहीं रोक टोक नहीं लगाया जाएगा। साथ ही साथ वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह, वो भी मैतई समाज से आते हैं। तो एन बीरेन सिंह ने वहाँ एक बयान दिया था कि हम जो बची खुची अफीम की तस्करी, हथियारों की तस्करी जो म्यांमार से जो चीन के लोग वहाँ आके करते हैं, उनको हम देश से बाहर निकालेंगे। जो चीनी नागरिक वहाँ आके बसे हुए हैं वो मणिपुर से बाहर निकाले जाएंगे। बस इसी को हथियार बना के हमारे देश के कुछ राष्ट्र विरोधियों ने कुछ कुकी और नागा समाज को बरगलाया ताकि कुकी और नागा समाज एक हिंसा के रूप में उभर सके। और कुकी और नागा समाज ने हिंसा के रूप में मैतई समाज को आहत करना शुरू कर दिया। मैतई समाज जो पहले से ही इस गुस्से में था कि उसे एसटी का दर्जा नहीं दिया गया, उसे मात्र 10% भूमि पर रहने का अधिकार दिया गया, लेकिन अब अदालत ने उसको फैसला दिया है कि वो इन सभी अधिकारों से अब परे है। अब वो भी मणिपुर में कहीं भी जाके रह सकते हैं, वो भी मणिपुर में एसटी का दर्जा पाएंगे। इसके खिलाफ में कुकी समाज है, तो उन्होंने कुकी समाज को अपना दुश्मन मान लिया। और राष्ट्र विरोधी जो भी दल हैं हमारे देश में, कुछ संस्थाएं हैं, कुछ विदेशी ताकतें भी हैं जो भारत को कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिए प्रयासरत हैं, उन्होंने इसको बढ़ाने का काम किया। उन्होंने इस जलती आग में घी डालने का काम किया और इसी के फलस्वरूप मैतई समाज ने कुकी समाज पर एक गहरा आघात किया, यानी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। और मैतई समाज ने कुकी समाज को एक भारी क्षति पहुंचाई, जिसमें कुकी समाज के बहुत सारे लोग घायल हुए। यही हिंसा का रूप, एक बृहद हिंसा का रूप ले गया जो मणिपुर को आज चला रहा है। इस मणिपुर की हिंसा में अभी तक लगभग सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और ये हिंसा 2.5 महीने से भी जारी है। यहाँ शर्मनाक घटनाएं सामने आ रही हैं, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मणिपुर की जो सरकार है, मौजूदा सरकार, और मणिपुर में जो विपक्षी हैं, उनको एक साथ लेके दोनों जो मणिपुर के समुदाय हैं, मैतई और कुकी, उनके नेताओं के साथ
मिलकर एक साझा निर्णय देना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये मणिपुर के हित में निर्णय था, अदालत का जो फैसला था वो कहीं ना कहीं मणिपुर के हित में था, ताकि वहाँ के जो नागरिक हैं उनको समान अधिकार दिया जाए और मणिपुर की हिंसा का अंत किया जाए, ताकि मणिपुर जो अभी फिलहाल मौजूदा 8 सालों में जो मणिपुर उन्नति में था वो फिर वो उन्नति को पा सके। अभी देखा जाए तो मणिपुर में किसकी सरकार है? अभी फिलहाल में हम देखें तो मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहाँ मणिपुर में 60 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 40 विधानसभा की सीटें मैतई समाज के प्रत्याशियों द्वारा जीती गई हैं और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह वो भी मैतई समाज से बिलोंग करते हैं। तो देखा जाए तो मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिल करके इस समस्या का जितना जल्द हो सके हल निकाला जाए, ताकि समाज में एक अच्छा संदेश पहुंचे। अब हम देख रहे हैं कि अगला क्वेश्चन कि मणिपुर का अंतिम निर्णय सरकार के लिए क्या होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मणिपुर में ये जो हिंसाएं हो रही हैं ये किसी एक व्यक्ति या एक दल या किसी एक संस्था के कारण से नहीं हो रही है। ये जो हिंसाएं हो रही हैं ये वर्षों पुराने हुए अत्याचार के बदले के रूप में हो रही है। वहाँ के लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बदले की जो भावना है कहीं न कहीं दोनों समुदाय को क्षति पहुँचा रही है। मैतई समुदाय भी, कुकी समुदाय भी, क्योंकि वहाँ दोनों समुदाय हैं और दोनों समुदाय आहत हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में मणिपुर का अंतिम निर्णय यही होना चाहिए कि वहाँ की जो राज्य सरकार है और वहाँ की विपक्ष में जो पार्टी है, जाहिर सी बात है कि कुछ लोग वहाँ सत्ता पक्ष के समर्थन में होंगे और कुछ लोग वहाँ विपक्ष के समर्थन में होंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर, यानी कि वो दोनों मिलेंगे, यानी जो समाज के दो लोग बटे हुए हैं, एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष में, वो भी मिलेंगे। ऐसी स्थिति में अगर वो दोनों वार्तालाप करके कहीं ना कहीं हिंसा को रोकने वाले जो कारक हैं उनको वहाँ प्रभावित रूप से वहाँ उसको लगाने का कार्य करते हैं, घटना रुक सकती है। तो घटना ये रुक सकती है। क्योंकि अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और आप देख रहे हैं कि विपक्ष जो है लगातार इस पर वार किया जा रहा है। विपक्ष को वार करने के बजाय इस पर केंद्र को सलाह देना चाहिए कि वो क्या ऐसा स्थिति वहाँ लागू करे ताकि मणिपुर की हिंसा रुक जाए, वहाँ जो नरसंहार हो रहा है वो रुक जाए। और अंतिम निर्णय में यही होना चाहिए कि जो देश की प्रशासनिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, वो सारे एक साझा रूप में निर्णय लेकर मणिपुर में शांति स्थापित करें। तो आपने मणिपुर की घटना के बारे में हमारे ये पूर्व के स्टूडेंट से जाना। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा कि घटना का मुख्य कारण क्या रहा था। अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आपसे एक नए वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।